नमस्कार। तो आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल और MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को, छोटे इन्वेस्टर्स को कैसे खतरा है, कानून में कहाँ खामियां हैं, इस पर आ रहे वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में मैं लेकर आज आया हूँ कुछ और सवालात, कुछ और समाधान और कुछ और चुनौतियों की तरफ आपको लेकर चलने वाला हूँ। तो अगर अब तक आप शेयर मार्केट में हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, तो आपने दो वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आइए आज हम जानते और समझते हैं कि MTF के इस जंग में, जहां एक तरफ शक्तिशाली ब्रोकर खड़ा है, जहां एक तरफ कानून उनके पक्ष में झुका हुआ है, जहां उनके कारगुजारियों की तरफ सेबी ने आंख बंद कर रखी है, RBI चुप है, और दूसरी तरफ है बेचारा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, छोटा निवेशक, जो पैसिव इनकम के चक्कर में, कुछ थोड़ी सी और आमदनी के चक्कर में अपनी जान और माल दोनों को खतरे की सूली से टांगे बैठा है। और अब अगर इसमें जंग हो जाए ब्रोकर और इन्वेस्टर्स के बीच में, तो कौन जीतेगा? तो आइए आपको एक सच्ची घटना की तरफ लिए चलते हैं। यह केस पुणे से आ रहा है, जहां पर एक इन्वेस्टर ने, जब उसने ठान लिया ब्रोकर से लड़ने का, तो उसने ब्रोकर को हरा दिया और उसको 6.5 लाख रुपए का अवार्ड भी मिला। इस जंग में हम सेबी से भी पूछेंगे वो 5 सवाल जो आज पूरे सिस्टम को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे मामले में किस तरह से कानून होते हुए भी कानून इन्वेस्टर के साथ खड़ा नहीं होता है। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको पुणे की तरफ, जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर ने यह तय कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगा। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर ने ब्रोकर के बहकावे में आकर अपने ही खिलाफ 5 ऐसे क्लाउजेस पे हस्ताक्षर कर दिए जो उसे नहीं करने चाहिए, जो उसे प्रॉपर्ली बताया नहीं गया था, जो उसे समझाया नहीं गया था। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा, मिस सेलिंग की गई। अब चूंकि अपने हस्ताक्षर से वह उस मिस सेलिंग के बावजूद बंधा पड़ा था, लेकिन उसने तय किया कि उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और वह इसका विरोध करेगा। तो साहब, पुणे के इस इन्वेस्टर ने MTF में पोजीशन ली। जैसा मार्केट गिरा, शेयर की वैल्यू गिरी और ब्रोकर ने बिना एडिक्वेट नोटिस के पोजीशन लिक्विडेट कर दी। नुकसान हो गया एक झटके में रिटेल इन्वेस्टर का 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का। अब जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया है कि ऐसी स्थिति में पूरे कंप्लेन करने की प्रक्रिया क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया था आपको। तो इस सज्जन ने जहां से भी जानकारी ली, उसने सेबी स्कोर्स पर अपना केस फाइल कर दिया। ब्रोकर को नोटिस जारी हुआ सेबी की तरफ से, ब्रोकर ने अपना जवाब दिया और केस डिसमिस हो गया।
इन्वेस्टर, जैसा कि मैं आपको बताया था, उस वीडियो को देखें, आपको पूरी प्रक्रिया ब्रोकर के खिलाफ आप कैसे केस कर सकते हैं, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, सब हमने बताया। तो साहब ये जब उसका केस डिसमिस हो गया इस कोर्ट से, तो उसने सहारा लिया अपने तीसरे स्टेप का, वो था एक्सचेंज आर्बिट्रेशन। तो साहब इस इन्वेस्टर ने एक्सचेंज आर्बिट्रेशन फाइल किया। यूं तो यह एक्सचेंज आर्बिट्रेशन भी डिलेइंग टैक्टिस है, ब्रोकर के समर्थक की संस्था है, ब्रोकर का ही समर्थन करती है, लेकिन यहां पर चूंकि इसके केस में दम था और आर्बिट्रेटर ने होल्ड किया और ब्रोकर के फोर्स्ड लिक्विडेशन का सेबी के सर्कुलर सेबी HO MIRSD SEC 3 नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लंबा है। मतलब आर्बिट्रेशन एक्सचेंज ने ये माना, ये प्रूव करने में ये इन्वेस्टर सफल रहा कि सेबी की जो गाइडलाइन थी, जो सेबी की सर्कुलर थी, उसका जो प्रोसीजर था उसका ब्रोकर ने वायलेशन किया था। अर्थात पोजीशन जो इस इन्वेस्टर ने ली थी उसको लिक्विडेट करने से पहले ब्रोकर ने इन्वेस्टर को एडिक्वेट नोटिस नहीं दिया था, और इसलिए आर्बिट्रेटर एक्सचेंज ने इन्वेस्टर के हक में फैसला सुनाते हुए ब्रोकर को 6.5 लाख रुपए का एवार्ड पास कर दिया। अब यह केस आपको क्यों जानना चाहिए, इतने विस्तार से मैं क्यों बता रहा हूं? इसके द्वारा मैं यह प्रूव करना चाहता हूं कि सिस्टम चाहे जो भी हो, जिसके भी पक्ष में हो, अगर आप ठान लेंगे, आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप अपने कानून को जानेंगे, अपने हक को जानेंगे, तो सिस्टम वर्क करता है। वक्त लगता है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस केस के द्वारा यह भी प्रूव होता है कि ब्रोकर इनविंसिबल नहीं है। वो ब्रोकर को भी एक इन्वेस्टर कटघरे में खड़ा कर सकता है और हरा सकता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि अगर आप MTF के बाजार में खेल रहे हैं तो एक एक कागज, एक एक ईमेल, एक एक करस्पॉन्डेंट को डॉक्यूमेंट करिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और नहीं तो किसी अच्छे एडवोकेट की मदद लीजिए, लेकिन अपना केस लड़िए जरूर। छोड़ मत दीजिए ब्रोकर को आपका नुकसान करके भाग जाने के लिए। अब हम आते हैं, ये तो हुई ब्रोकर और इन्वेस्टर की जंग। अब हम आते हैं उस नियामक संस्था के बारे में, सेबी, जो बात तो करती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो कानून सारे लाती तो है रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम पर, लेकिन ऐसे 5 सवाल जो सेबी के रहते इन्वेस्टर्स का भला नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में अब तक कुछ बोलती क्यों नहीं है यह सेबी? सेबी चुप क्यों है? वह 5 से कौन से सवाल हैं जो पब्लिक डोमेन में है, ओपन डोमेन में है? आप कह नहीं सकते कि जी हमें जानकारी नहीं, हमें पता नहीं। फिर भी रेगुलेटर उन सवालों का उत्तर नहीं देना चाहता है। तो सवाल नंबर 1 कि जब सेबी के पास MTF आउटस्टैंडिंग का रियल टाइम डाटा अवेलेबल है, तो क्या उसको पता नहीं है कि रिस्क थ्रेशोल्ड कितना है? और अगर उसको पता है तो यह रिस्क पब्लिकली डिस्क्लोज्ड क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, RBI ने अप्रैल 1, 2026 में कोलेक्टरल नॉर्म्स चेंज कर दी। सेबी ने ब्रोकर लेवल MTF एक्सपोजर पर, कैप्स पर क्या एक्शन लिया? जब बेसिक रूल जिसके तहत ये कोलेक्टरल
रख करके शेयर लोन एडवांस किया जाता था और वो रूल आरबीआई ने चेंज कर दिए, तो सेबी ने ब्रोकर लेवल पर एमटीएफ एक्सपोजर कैप पर क्या एक्शन लिया, और अगर लिया तो कब लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। सवाल नंबर 3, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन के तहत सूटेबिलिटी असेसमेंट के लिए क्या ठोस कार्रवाई की है। सेबी यह क्यों नहीं बताती कि आज तक कितने ब्रोकर्स ने एमटीएफ के लिए यह सेबी का जो डॉक्यूमेंट है इसको पूरा किया है। और इस डॉक्यूमेंट को पूरा करना एक बात है, ये जो ब्रोकर्स है उसको वो कितना सूटेबल है इस प्रोडक्ट के लिए, उसका ऑडिट किया है, कितनों का ऑडिट किया है, और किया है तो वो रिपोर्ट कहाँ है, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है। सवाल नंबर 4, पिछले 3 वर्षों में सेबी के पास एमटीएफ रिलेटेड इन्वेस्टर्स की कितनी शिकायतें आई और उनमें से कितनों के खिलाफ ब्रोकर एक्शन हुआ है। सवाल नंबर 5, अगर 1.1 लाख करोड़ की पोजीशन एक साथ अनवाइंड हो, पोजीशन खोल दी जाए, खत्म कर दी जाए, तो उससे जो तूफान आएगा अर्थव्यवस्था में, बाजार में, शेयर मार्केट में, तो उससे डील करने के लिए सेबी का कंस्टिजेंसी प्लान क्या है। देखिए, ये पांचों के पांचों सवाल पूछने के उद्देश्य से नहीं किए जा रहे हैं। यह सवाल है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, और अब इन पांचों सवालों का चूंकि उत्तर सेबी के पास नहीं है, सेबी नहीं देना चाहती, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने वोलेटाइल सिचुएशन में हमारा आज का रियल इन्वेस्टर है। वह टाइम बम की घड़ी स्नेह कितनी तेजी से फूटने के करीब आ रही है, और उस हालत में रिटेल इन्वेस्टर के शरीर पर वस्त्र का अंतिम टुकड़ा भी बचेगा कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, यह एक टाइम बम है। मैंने आपको दिखाया इस श्रृंखला के माध्यम से कि इस टाइम बम का फ्यूज कहां है, और अगर आप चाहते हैं कि यह बम फटे नहीं, तो समय रहते उस फ्यूज को कैसे काटा जा सकता है। 5 हिडन क्लाउज जो इन्वेस्टर्स के खिलाफ हैं, सेबी स्कोर्स का एग्जैक्ट प्रोसेस जहां आप शिकायत कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ी राहत की उम्मीद लेकर आता है, और वह रकम 1.1 लाख करोड़, जो अब आज के दिन जब यह वीडियो जा रहा है तो और बड़ी रकम हो चुकी होगी। और इन सब विषयों पर अब तक कोई जनहित याचिका क्यों नहीं। यह एक ऐसा केस है जो ऑलरेडी जीता हुआ केस है, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन। वो 5 सवाल जो सेबी को जवाब देने होंगे, और अगर आप एमटीएफ में हैं, लड़िए। मेरी तो सलाह आपको यही होगी कि आप लड़िए। प्रोसेस है, कानून है, और प्रेसिडेंट भी है। और अगर आप एमटीएफ में नहीं हैं, तो अपने उन दोस्तों के लिए, शुभचिंतकों के लिए यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका जानने वाला इस कुचक्र में जरूर फंसा होगा। और यही काम है हमारे चैनल का, कानून को उन हाथों, आपने सुना होगा कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज आपको एक नई बात सुनाता हूं। अरे हाथ तो कानून के तब लंबे होंगे जब हाथ में कानून आएगा, और इसी हाथ में कानून देने का काम करता है 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह चैनल। यह उस कानून को उन व्यक्तियों के हाथ में दे देता है
जिसके लिए यह कानून बना है। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप देख रहे थे इस वक्त फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।